नमस्कार। हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जिसके अंदर हम टॉपिक कर रहे थे ऐतिहासिक व्यक्तित्व। इसके नेक्स्ट पॉइंट्स हैं फत्ता। फत्ता मेवाड़ के आमेर ठिकाने का सामंत था। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण 1567 से 1568 ईस्वी के दौरान महाराणा उदय सिंह ने जयमल के साथ इसे किले की रक्षा का भार सौंपा। जयमल के मारे जाने पर इसने सेना का नेतृत्व किया और फरवरी 1568 ईस्वी में मुगल सेना से लड़ते हुए हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। अकबर ने इसकी वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के किले के द्वार पर इसकी गजारण पाषाण प्रतिमा लगवाई। नेक्स्ट है कविराज श्यामल दास, वीर विनोद के रचनाकार। श्यामल दास का जन्म 5 जुलाई 1836 को मेवाड़ के धोकलिया गांव में हुआ। 9 वर्ष की आयु से ही श्यामल दास ने सारस्वत व अमरकोश का अध्ययन करते हुए काव्य, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, तंत्र, चिकित्सा शास्त्र एवं महाकाव्यों का अध्ययन किया। 11 वर्ष की आयु में ही महाराणा स्वरूप सिंह को इसने अपनी विद्वता से प्रभावित कर लिया। 1871 ईस्वी में महाराणा शंभू सिंह ने श्यामल दास को मेवाड़ का इतिहास लिखने का कार्य सौंपा। महाराणा सज्जन सिंह ने इतिहास लेखन के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि दी तथा राजस्व निर्धारण न्यायालयों की स्थापना, उदयपुर शहर के विकास के लिए निर्माण संबंधी कार्यों तथा महेंद्र राज सभा का अधिकारी नियुक्त किया। उसे मेवाड़ राज्य के पुस्तकालय का अध्यक्ष भी बनाया गया। श्यामल दास को प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ सैनिक अभियानों की कमान का भार भी सौंपा गया। 1881 ईस्वी के भील विद्रोह के दौरान इन्हें भीलों के साथ समझौता करने के लिए भेजा गया। ऋषभदेव में इन्होंने भीलों के साथ समझौता करने में सफलता प्राप्त की। अत्यंत परिश्रम व लगन के साथ श्यामल दास और उसके सहयोगियों ने, जिसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी थे, ऐतिहासिक सामग्री का संकलन कर वीर विनोद लिखना शुरू किया। 1879 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने 1874 से 1884 ईस्वी श्यामल दास को कविराज की उपाधि से विभूषित किया। कविराज को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का सदस्य एवं हिस्टोरिकल सोसाइटी लंदन का फेलो चुना गया। श्यामल दास के अंतिम वर्ष सुखद नहीं रहे, अतः वीर विनोद को उसने 1884 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह की मृत्यु तक ही समाप्त कर दिया। 1893 ईस्वी में श्यामल दास की मृत्यु हो गई। वीर विनोद 5 बड़ी जिल्दों में उपलब्ध है। प्रथम जिल्द में यूरोप, एशिया, अमेरिका, एशिया के कुछ देशों तथा भारत का भौगोलिक वर्णन है। इसके पश्चात प्रारंभिक काल से ही लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल तक का संक्षिप्त इतिहास है। दूसरी जिल्द एशिया, अमेरिका, एशिया के कुछ देशों तथा भारत का भौगोलिक वर्णन है। इसके पश्चात प्रारंभिक काल से लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल तक का संक्षिप्त इतिहास है। दूसरी जिल्द में राणा रतन सिंह से लेकर अमर सिंह प्रथम तक मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। तृतीय जिल्द में महाराणा कर्ण सिंह से लेकर अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल तक मेवाड़ का इतिहास है। चतुर्थ जिल्द में अमर सिंह द्वितीय से जगत सिंह द्वितीय तक के मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। 5वीं जिल्द का मुख्य विषय जवान सिंह से सज्जन सिंह के शासनकाल तक का मेवाड़ का इतिहास है। वीर विनोद के लिखने में श्यामल दास ने फारसी इतिहासकारों, ख्यातों के लेखकों और कर्नल टॉड की घटनाओं का वर्णन लिखने की पद्धति का अनुसरण किया। श्यामल दास ने अपने ग्रंथ में अपने संरक्षकों के शासनकाल का इतिहास लिखने में पक्षपात से काम नहीं लिया। यद्यपि उन्होंने महाराणा शंभू सिंह 1861 से 1874 ईस्वी और महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 1884 ईस्वी के अनेक कार्यों के लिए प्रशंसा की, किंतु उनकी विलासिता की निंदा भी की। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें महोपाध्याय व केसरे हिंद का खिताब दिया। झाला जालिम सिंह
झाला जालिम सिंह 1758 ईस्वी में कोटा का फौजदार नियुक्त हुआ। वह अपने समय का श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ था। 1761 ईस्वी में भटवाड़ा के युद्ध कोटा एवं जयपुर के मध्य में इसकी वीरता से जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम को परास्त होना पड़ा, जिससे कोटा दरबार में इसका वर्चस्व स्थापित हो गया। 1764 ईस्वी में महाराव गुमान सिंह ने इसे मुसाहिब आला बना दिया। इसने अपने बहन का विवाह गुमान सिंह से कर दिया, जिससे इसके प्रभाव में और वृद्धि हुई। गुमान सिंह ने नाराज होकर इसे बाद में कोटा से निर्वासित कर दिया। जालिम सिंह मेवाड़ चला गया, जहां महाराणा अरी सिंह ने इसको जागीर दी, मगर कोटा का शासन प्रबंध बिगड़ने पर इसे पुणे कोटा का फौजदार बना दिया गया। जालिम सिंह ने मराठों के प्रति साम और दाम की नीति अपनाई। वह कभी मराठा सरदारों को धन देता तो कभी सैनिक सहायता देकर संतुष्ट करता था। सिंधिया और होलकर से उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। वह मराठों से कोटा राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। जालिम सिंह ने पिंडारी नेताओं से भी मैत्री संबंध स्थापित किए और उन्हें जागीरें दी। मराठों को पतनोन्मुख स्थिति को देखकर उसने अंग्रेजों से मैत्री संबंध बढ़ाए। मेटाकॉफ का संधि पत्र मिलते ही जालिम सिंह अंग्रेजों से संधि को तैयार हो गया। उसने अंग्रेजों से संधि कर उसमें 2 पूरक धाराएं भी जुड़वा दी, जिसके अनुसार पहला, कोटा के महाराव उम्मेद सिंह के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र तथा उसके वंशज कोटा राज्य के शासक होंगे। सेकंड पॉइंट, राज्य की समस्त सत्ता झाला जालिम सिंह और उसके बाद जालिम सिंह के वंशजों के पास रहेगी। इन धाराओं द्वारा कोटा का महाराव नाम मात्र का शासक रह गया। महाराव उम्मेद सिंह की मृत्यु के बाद नए महाराव किशोर सिंह ने जालिम सिंह के अधिकारों को चुनौती दी, जिससे दोनों में झगड़े आरंभ हो गए। कर्नल टॉड ने सदैव जालिम सिंह का पक्ष लिया। 1821 ईस्वी में दोनों के मध्य मांगरोल 12 नामक स्थान पर युद्ध हुआ। कर्नल टॉड ने जालिम सिंह की सहायतार्थ सेना भेजी। युद्ध में पराजित होकर महाराव नाथद्वारा चला गया। अंत में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की मध्यस्थता से महाराव व जालिम सिंह में समझौता हो गया, जिसके अनुसार तय हुआ कि जालिम सिंह महाराव के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राजकाज में महाराव दखल नहीं देंगे। जुलाई 1824 में जालिम सिंह की मृत्यु हो गई। झाला जालिम सिंह वीर, कुशल शासन प्रबंध एवं कूटनीतिज्ञ था। कोटा की समृद्धि एवं सुरक्षा के साथ साथ उसने अपनी शक्ति एवं प्रभाव में इतनी वृद्धि कर ली कि महाराव नाम मात्र के शासक रह गए। महाराव चाह कर भी उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगा सके। उसने अपनी कूटनीति द्वारा अपने वंशजों के लिए भी पद एवं शक्ति की व्यवस्था कर दी, जिससे 1838 ईस्वी में कोटा का अंग भंग हुआ और झाला जालिम सिंह के उत्तराधिकारियों के लिए एक स्वतंत्र राज्य झालावाड़ की स्थापना हुई। नेक्स्ट है कोठारी भीम सिंह राणा संग्राम सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1710 से 1734 ईस्वी के शासनकाल में रणबाज खां मेवाती के नेतृत्व में मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो महाराणा ने अपने सरदारों को सेना सहित बुलवाया। बेंगू रावत देवी सिंह ने कोठारी भीम सिंह की अध्यक्षता में अपनी सेना भेज दी। राजपूत सरदारों ने कोठारी का उपहास किया, यहाँ आटा नहीं तौलना है। कोठारी भीम सिंह ने उत्तर दिया, मैं दोनों हाथों से आटा तोलूंगा, तब देखना। कोठारी भीम सिंह रणभूमि में दोनों हाथों में तलवारें लेकर शत्रु दल पर टूट पड़ा। अनेक शत्रुओं का संहार कर वह सूरवीर महाजन वीर गति को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है दुर्गादास राठौड़। राठौड़ों के यूलिसेस और मारवाड़ के अण बिंदिया मोती नाम से ख्यात दुर्गादास का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। उसके पिता आस्करण जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। अपने पिता की नाराजगी के कारण इसका बचपन लूणवा गांव में बीता। महाराजा जसवंत सिंह की सेवा में दुर्गादास दक्षिण गुजरात और अफगानिस्तान के जमरोद थाने में रहा। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद वह उनकी रानियों को लेकर आगरा आया तो मार्ग में ही अजीत सिंह का जन्म हुआ।
उसने औरंगजेब से अजीत सिंह को मारवाड़ का राज्य देने का अनुरोध किया, मगर मुगल सम्राट ने जोधपुर को खालसा कर लिया एवं राठौड़ों से टाल मटोल करता रहा। अजीत सिंह के जीवन को खतरे में जानकर दुर्गादास साथी सरदारों को लेकर जोधपुर की तरफ चला गया, जहां उसे पहले मेवाड़ में और बाद में सिरोही के कालिंद्री गांव में रखा गया। सम्राट की बिना स्वीकृति के जोधपुर आने से मुगल सेना इसके पीछे लग गई। राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ मारवाड़ गुट बनाकर मुगल सेना को परेशान करना शुरू कर दिया। इसी बीच दुर्गादास ने औरंगजेब के मुगल शहजादे अकबर को सम्राट बनाने का लोभ देकर अपनी ओर मिला लिया, मगर औरंगजेब की कूटनीतिज्ञता से अकबर और राजपूतों में अविश्वास उत्पन्न हो गया। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो वह शहजादे अकबर को लेकर दक्षिण में संभाजी की शरण में चला गया। इसी मध्य मेवाड़ ने 1681 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली। 1687 ईस्वी में दुर्गादास के दक्षिण से लौटकर आते ही मुगलों पर राठौड़ों के हमले तेज हो गए। परेशान होकर जोधपुर के फौजदार ने सिवाड़ा अजीत सिंह को दे दिया। जब औरंगजेब ने अपनी पोती सफ़ी यतु निंसा एवं पोते बुलंद अख्तर के बदले दुर्गादास को शाही मनसब देने का प्रस्ताव रखा तो उसने इनकार कर दिया। दुर्गादास द्वारा सफ़ी यतु निंसा को कुरान की शिक्षा देने पर औरंगजेब बहुत खुश हुआ। उसने मेड़ता का परगना जागिर में तथा 1 लाख रुपए भिजवाए। 1698 ईस्वी में दुर्गादास अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर को लेकर औरंगजेब के पास गया। औरंगजेब ने दुर्गादास का सम्मान करते हुए 3000 जात व 2000 का मनसब दिया एवं जैतारण मेड़ता तथा सिवाड़ा के परगने भी दिए। अजीत सिंह को 1500 जात तथा 500 सवार का मनसब दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। यह सूचना पाकर दुर्गादास भी मारवाड़ लौट आया। सिंहासन पर बैठने के बाद जब अजीत सिंह उस पर शंका करने लगा तो वह मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की सेवा में चला गया। महाराणा ने उसका सम्मान करते हुए उसे विजयपुर की जागीर दी। बाद में उसे रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया गया। नवंबर 1717 में वह उज्जैन चला गया और वहीं 22 नवंबर 1718 को उसकी मृत्यु हुई। छिप्रा के तट पर उसका दाह संस्कार किया गया। वीर दुर्गादास साहसी, स्वामी भक्त एवं कूटनीतिज्ञ था। धार्मिक दृष्टि से भी वह सहिष्णु था। नेक्स्ट है पंडित रामकरण असोपा। पंडित रामकरण असोपा का जन्म 7 अगस्त 1857 को मारवाड़ के बड़लू ग्राम में हुआ। उसने अपनी शिक्षा दादूपंथी साधु रामदास, जोशी मगनीराम, पुरोहित कृष्णकरण एवं बोहरा कनीराम से प्राप्त की। 1884 ईस्वी में असोपा दरबार हाई स्कूल जोधपुर में शिक्षक और 1920 से 21 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा व डिंगल का प्रवक्ता नियुक्त हुआ। रामकरण असोपा ने मारवाड़ राज्य व यहाँ के शासकों के इतिहास के साथ साथ जागीरदारों रामकरण असोपा ने मारवाड़ राज्य व यहाँ के शासकों के इतिहास के साथ साथ जागीरदारों और सामंतों का भी इतिहास लिखा। जोधपुर राज्य के विभिन्न ठिकानों का इतिहास लिखकर असोपा ने मारवाड़ के क्षेत्रीय इतिहास लेखन की परंपरा का भी श्री गणेश किया। असोपा ने मारवाड़ का मूल इतिहास, मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, इतिहास निम्बाज, ठिकाना शंखवास का इतिहास, आसोप का इतिहास, पोखरण का इतिहास, निवेड़ा का इतिहास आदि ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे। पंडित रामकरण असोपा संस्कृत के अच्छे ज्ञाता तथा प्राचीन शिलालेखों को पढ़ने में बड़े निपुण थे। असोपा ने बहुत से प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों, संतों आदि को एकत्र कर सावधानी पूर्वक उनका अध्ययन किया। उन सबके सही प्रमाणिक पाठ निर्धारित कर उन्हें शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया। असोपा ने सर्वप्रथम मारवाड़ी
व्याकरण लिखी एवं पाठशालाओं में छात्रों के मारवाड़ी भाषा के शिक्षण हेतु पहली, दूसरी और तीसरी पोथी नामक पाठ्य पुस्तकें बनाई। उसने मारवाड़ी में मारवाड़ का भूगोल, गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका लिखी एवं डिंगल शब्दकोश का निर्माण किया। अशोका ने मारवाड़ राज्य के इतिहास लेखन के कार्य के साथ वहाँ के प्रमुख ठिकानों का इतिहास लिखकर अनेक अज्ञात पहलुओं का सर्वप्रथम प्रकाश डाला। संस्कृताचार्य, भाषाविद, अनुवादक, संपादक, पत्रकार, व्याकरणाचार्य, कोशकार, पुरातत्वज्ञ, संशोधक, इतिहासकार आदि के रूप में अशोका बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी था। 9 अक्टूबर 1943 को इसका निधन हो गया। नेक्स्ट है पन्ना धाय। पन्ना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की दायमा थी। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद 1528 ईस्वी इनके अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण मेवाड़ में अव्यवस्था व्याप्त हो गई तथा गुजरात के शासक बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण 1533 ईस्वी से महाराणा विक्रमादित्य, जिनका शासनकाल 1531 से 36 ईस्वी की शक्तिहीनता भी स्पष्ट हो गई थी। अतः मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया। 1536 ईस्वी में पन्ना धाय ने अपने पुत्र को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेज उसकी प्राण रक्षा की। पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर स्वामी भक्ति का परिचय दिया। मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। हीरा पन्ना मोकला, खोदिया खान पहाड़, असली पन्ना तो जड़े, माटी धर मेवाड़। नेक्स्ट है गोरा धाय। मारवाड़ के इतिहास में वीरंगना गोरा धाय के साहस एवं त्याग का वही महत्व है जो मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय के त्याग एवं बलिदान का है। गोरा धाय का जन्म 4 जून 1646 को एक माली टांग परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम रत्ना व माता का नाम रूपा था। रूपा महाराजा जसवंत सिंह की धाय थी। गौरा का विवाह मंडोर के मनोहर गोपी भलावत के साथ हुआ, जो जोधपुर राज्य की सेवा में थे। 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु होने पर राठौड़ सरदार उनके परिवार को लेकर मारवाड़ की ओर रवाना हुए। मार्ग में जसवंत सिंह की रानी जादम जी के गर्भ से 19 फरवरी 1679 ईस्वी को कुंवर अजीत सिंह का जन्म हुआ। जब औरंगजेब को ये समाचार मिला तो उसने राठौड़ दल को दिल्ली पहुंचने का हुक्म दिया। राठौड़ दल दिल्ली पहुंचकर किशनगढ़ की हवेली में रुका। जब राठौड़ सरदारों को औरंगजेब के इरादे नेक नहीं लगे तो उन्होंने अजीत सिंह को वहां से निकालने की युक्ति सोची। राठौड़ दुर्गादास एवं मारवाड़ के अन्य सरदारों ने गोरा धाय को एक सफाई कर्मी का स्वांग बनवाकर कुंवर अजीत सिंह को शाही पहरे से निकालने की योजना बनाई। गोरा धाय ने अपने एकमात्र शिशु पुत्र को अजीत सिंह के स्थान पर सुला दिया और अजीत सिंह को टोकरे में लिटाकर सुरक्षित बाहर ले आई। गोरा धाय ने बड़ी जीवटता और त्याग का परिचय देते हुए अपने पुत्र के जीवन की परवाह नहीं किया। कुंवर अजीत सिंह को सपेरे का वेश धरे मुकुंद दास खींची को सौंप दिया, जो अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ की तरफ निकल गया। इस प्रकार गोरा धाय ने मारवाड़ के उत्तराधिकारी की जान बचाई। गोरा धाय के पुत्र को राजकुमार बतलाकर शाही दरबार में ले जाया गया, जहां बादशाह ने उसे मोहम्मदी राज नाम देकर शहजादी जैबुन्निसा की देखभाल में सौंप दिया। 10 वर्ष की आयु में बीजापुर में गोरा के इस पुत्र की महामारी से मृत्यु हो गई और उसे मुसलमान के रूप में दफना दिया गया। गोरा धाय का यह अपूर्व त्याग मारवाड़ के इतिहास में अमर हो गया और उसका नाम मारवाड़ के राष्ट्रगीत धूसा में भी गाया जाता है। मुकुंद जयदेव गोरा जसधारी, दीन दुर्गो राखियो अजमाल। गोरा धाय की स्मृति में जोधपुर शहर में पोखरण की हवेली के पास 1711 ईस्वी में एक बावड़ी का निर्माण करवाया गया, जो गोराधा बावड़ी कहलाती है। नेक्स्ट है रावत केसरी सिंह। मेवाड़ राज्य के सलुम्बर ठिकाने के रावत केसरी सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय विद्रोहियों को शस्त्र, रसद एवं सैनिक सहायता दी। इसने कई विद्रोहियों को शरण भी प्रदान की। मेवाड़ की राजकीय सेना जब नीमच में विद्रोहियों को दबा रही थी तो केसरी सिंह ने मेवाड़ महाराणा 8 दिन में उसके परंपरागत अधिकारों की बहाली के लिए लिखा, अन्यथा चित्तौड़ में उसका प्रतिद्वंदी महाराणा
बिठाने की धमकी दी। रावत जय सिंह ने 1857 से 58 ईस्वी में अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह एवं तात्या टोपे की रसद एवं शस्त्रों से सहायता की तथा अहुआ के पतन के बाद इसने ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी। क्रांति के समाप्त होने तक इसकी सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। नेक्स्ट है लाला जयदयाल भटनागर। लाला जयदयाल भटनागर कोटा में 1857 की क्रांति का मुख्य संगठनकर्ता था। इसका जन्म 4 अप्रैल 1812 को कामा नामक स्थान पर हुआ। कोटा महाराव की ओर से हाड़ौती एजेंसी में इसे वकील नियुक्त किया गया। अक्टूबर 1857 में जयदयाल ने रिसालदार मेहराब खां के साथ मिलकर एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि अंग्रेज आटे व अन्य खाद्य पदार्थों में मानवीय हड्डियों का चूना मिलाकर तथा कारतूस पर गाय व सुअर की चर्बी लगाकर भारतीयों के धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। अतः जनसाधारण एवं सैनिकों से अपील की गई कि वे ईसाइयों को नष्ट कर दें। इस परिपत्र से जनसाधारण व सेना में उत्तेजना फैल गई। विद्रोहियों ने रेजिडेंसी, डॉक्टर और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी। तब लाला जयदयाल ने समस्त प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया। लाला जयदयाल ने कोटा महाराव से मेजर बर्टन की हत्या के आदेश पर भी हस्ताक्षर करवा लिए। विद्रोहियों ने लाला जयदयाल को अपना कमांडर चुना और 6 महीने तक कोटा के प्रशासन पर जयदयाल का नियंत्रण रहा। मार्च 1858 ईस्वी में जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा में विद्रोहियों से युद्ध किया। फलतः जयदयाल ने कोटा छोड़ दिया। वहां ग्वालियर, जयपुर व शेखावटी क्षेत्रों में होता हुआ बीकानेर पहुंचा। कोटा व बूंदी के शासकों ने जयदयाल की गिरफ्तारी पर 12,000 रुपये का इनाम घोषित किया। इनाम के लालच में लीलिया नामक व्यक्ति ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। अप्रैल मई 1860 में हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट W.H. बेनन की अदालत में मुकदमा चलाकर उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और 17 सितंबर 1860 को कोटा के एजेंसी बंगले के पास जयदयाल को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है भामाशाह 1547 से 1600 ईस्वी। मेवाड़ राज्य का दीवान था। हल्दी घाटी के युद्ध यानी कि 1576 ईस्वी के बाद महाराणा प्रताप को सेना के पुनर्गठन एवं मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखने के लिए भामाशाह ने अपनी निजी एवं पैतृक संपत्ति समर्पित कर दी। इसने मालवा पर आक्रमण करके वहां से दंड स्वरूप प्राप्त 25 लाख रुपए महाराणा को समर्पित कर दिए। दिवेर के युद्ध 1582 ईस्वी में वह मेवाड़ी सेना के साथ था। इसने शासन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने, युद्ध सामग्री जुटाने एवं मुगलों के विरुद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया। प्रताप भामाशाह का बड़ा सम्मान करते थे। उनके समय से ही राजधानी उदयपुर की पंच पंचायत, जाति भोज, सिंह पूजा आदि विशेष अवसरों पर भामाशाह के मुख्य वंशधर को ही सर्वप्रथम तिलक किया जाता है और मान दिया जाता है। वर्तमान समय में भी सार्वजनिक कार्यों के लिए अनुदान देने वाले व्यक्तियों को भामाशाह कहा जाता है। नेक्स्ट है मेहराब खां। कोटा राज्य पलटन में रिसालदार मेहराब खां का जन्म 11 मई 1815 को करौली में हुआ। 1857 की क्रांति में के समय मेहराब खान और जयदयाल भटनागर ने सेना एवं जनसाधारण के नाम एक परिपत्र जारी करके अंग्रेज विरोधी भावनाएं पैदा की। मेहराब खां के मूक समर्थन से ही विद्रोहियों ने मेजर बर्टन एवं उसके पुत्रों की हत्या की। जयदयाल के साथ कोटा राज्य का शासन इसने अपने हाथ में लिया। मेहराब खां द्वारा संबलगढ़ के राजा विट्ठल से सहायता प्राप्त करने के लिए लिखा गया पत्र इसे सेनानायक के साथ कुशल कूटनीतिज्ञ भी सिद्ध करता है, जिसमें विप्लव की समस्त घटनाओं की जिम्मेदारी कोटा महाराव पर डाली गई थी। तो आज हम क्लास यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।